स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच उत्तर अटलांटिक के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप समूह को फैरो द्वीप समूह कहा जाता है। यह 18 द्वीपों से बना है और लगभग सभी पर लोग रहते हैं। 2026 तक इसकी आबादी केवल 56,000 से थोड़ी अधिक होगी। यहाँ की आबादी भले ही छोटी है, लेकिन यह जगह अनोखी है, क्योंकि जहां भी आप देखें वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, समुद्र और छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। फैरो द्वीप समूह डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है, लेकिन इसकी अपनी सरकार और संसद है जो कई स्थानीय कानूनों और फैसलों के लिए जिम्मेदार है। इनके पास अपनी खुद की भाषा भी है, जिसे फैरोइस कहा जाता है, जो ओल्ड नॉर्स से निकली है, जो वो भाषा थी जिसे यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा पहले आए नॉर्स बसने वाले इस्तेमाल करते थे। लेकिन इंसानों के आने से पहले ही ये द्वीप बहुत पहले बन चुके थे। फैरो द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि से बने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की चट्टानें लावा से बनी हैं। करोड़ों साल पहले यहाँ बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। समय के साथ बर्फ, बारिश, हवा और समुद्र ने यहाँ के पहाड़ों और चट्टानों को आज जैसा आकार दिया। इसीलिए फैरो द्वीप समूह के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानों की दीवारें सीधे समुद्र में गिरती हैं। इसका कुल भूमि क्षेत्रफल भी छोटा है, लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक पूरे द्वीप समूह की लंबाई लगभग 113 किलोमीटर ही है। लेकिन यहाँ बहुत सारे पहाड़, फ्योर्ड और अलग अलग द्वीप हैं, इसलिए यात्रा करना सीधा साधा नहीं है। लोग यहाँ सड़कों, पुलों, फेरी और सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ द्वीपों को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे से गुजरने वाली सुरंगें भी हैं। मौसम का भी यहाँ के रोजमर्रा के जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। अक्सर तेज हवा चलती है, मौसम भी बहुत जल्दी बदल जाता है। आसमान एकदम साफ हो सकता है, फिर थोड़ी ही देर में कोहरा, बारिश या तेज हवा आ सकती है। क्योंकि फैरो द्वीप समूह उत्तर अटलांटिक के बीचों बीच स्थित है, ये द्वीप सीधे समुद्र से आने वाले बदलते मौसमी तंत्र से प्रभावित होते हैं। इसलिए यहाँ के लोग सफर करने, मछली पकड़ने या पहाड़ चढ़ने से पहले मौसम जरूर देखते हैं। और फैरो द्वीप समूह के लोगों के जीवन में समुद्र बहुत महत्वपूर्ण है। कई पीढ़ियों से मछली पकड़ना यहाँ के लोगों के लिए भोजन और आमदनी का मुख्य स्रोत रहा है। आज भी फैरो द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मछली पकड़ने और मछली पालन से आता है। इसलिए भले ही ये जगह आधुनिक हो, लोगों का समुद्र से गहरा संबंध आज भी बना हुआ है। सबसे बड़े द्वीप स्ट्रेमोय पर राजधानी तोरशाम स्थित है। ये यूरोप की ज्यादातर राजधानियों की तुलना में छोटी है, लेकिन फैरो द्वीप समूह की आबादी का बड़ा हिस्सा यहीं रहता है। यहीं पर सरकारी दफ्तर, कारोबारी संस्थान और स्कूल भी स्थित हैं। रेस्तरां और मुख्य बंदरगाह भी यहीं हैं। तोरशाम नाम का मतलब है थॉर का बंदरगाह, जो थॉर के नाम पर है। थॉर पुराने प्राचीन नॉर्स धर्म में गर्जना के देवता थे। इस जगह का इतिहास भी बहुत लंबा है। नॉर्स बसने वालों के समय में लोग एक छोटे से प्रायद्वीप पर इकट्ठा होते थे, जिसे टिंगनिस कहा जाता है, ताकि वे कानून बना सकें और समुदाय की समस्याओं का समाधान कर सकें। लगभग 9वीं सदी में यहाँ संसद की शुरुआत हुई, जिसे बाद में लुक्टिंग कहा गया। यह दुनिया की सबसे पुरानी संसदीय परंपराओं में से एक है। टिंगनिस में आज भी पुराने लकड़ी के लाल रंग के भवन और घास की छतें देखी जा सकती हैं। टोरशावन के पुराने हिस्से में कई घर सैकड़ों साल पुराने हैं और कुछ इमारतों का इस्तेमाल आज भी सरकारी दफ्तरों और घरों के रूप में किया जाता है। छत पर घास भी ध्यान आकर्षित करती है। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। छत पर घास मिट्टी की मोटी परत का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है, क्योंकि ये ठंडे और तेज हवा वाले मौसम में घर के अंदर को गर्म रखने में मदद करता है। ये छत को कठोर मौसम से भी बचाने में मदद करता है। इसलिए आज भी फैरो द्वीप समूह की कुछ पारंपरिक और आधुनिक इमारतों में घास की छतों का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जगह के लोग कैसे रहते थे। वे समुद्र, पहाड़ या तेज हवा को नहीं बदल सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद को ढाल लिया। उन्होंने जलवायु के अनुसार घर बनाए, उन्होंने द्वीपों के बीच यात्रा करने के तरीके निकाले और उन्होंने अपने चारों ओर फैले समुद्र से आजीविका का साधन बनाया। लेकिन जैसे जैसे हम टोरशामोन से दूर जाते हैं, हमें और ज्यादा दिखता है कि फराओ द्वीप समूह के हर छोटे समुदाय पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और अटलांटिक महासागर का कितना बड़ा असर है। क्योंकि फराओ द्वीप समूह एक दूसरे से अलग अलग हैं। बहुत समय से एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाना मुश्किल रहा है। पहले लोगों को फेरी या लंबा सड़क मार्ग लेना पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने समुद्र के नीचे सुरंगें खोद दी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध सुरंगों में से एक है आइस टूरॉय टनल। इसे 2020 में खोला गया था। यह सुरंग 11 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये स्ट्रेमोय को जोड़ती है, जहां राजधानी टोरशावन है, और आइस टूरॉय द्वीप से भी जोड़ती है।
लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि समुद्र के नीचे ही एक गोल चक्कर है। ये दुनिया का पहला समुद्र के नीचे बना गोल चक्कर है। यहाँ 3 सुरंगें आकर मिलती हैं। बीच में एक बड़ी कलाकृति है और चारों ओर नीली लाइटिंग है। ड्राइवर सुरंग से गुजरते समय खास संगीत भी सुन सकते हैं। सबसे गहरे हिस्से में यह समुद्र के नीचे लगभग 190 मीटर तक जाता है। सुरंग बनने से पहले कुछ रास्तों पर यात्रा में 1 घंटे से ज्यादा लग सकते थे। अब कुछ यात्राएं सिर्फ लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती हैं। और ये फैरो द्वीप समूह में एकमात्र समुद्र के नीचे की सुरंग नहीं है। अब ऐसे 4 सुरंगें हैं जो अभी इस्तेमाल हो रही हैं। वागा टन लाइन वागर और स्ट्रायमोए को जोड़ती है। नॉर्डोया टन लाइन बोर्डोए और तुरोए को जोड़ती है। आइस टुरोया टन लाइन स्ट्रायमोए और आइस टुरोए को जोड़ती है। और सैंडोयर टन लाइन स्ट्रायमोए और सैंडोयर को जोड़ती है। इसकी वजह से अब ज्यादा लोग सिर्फ कार से द्वीपों के बीच यात्रा कर सकते हैं। अब हमेशा फेरी की जरूरत नहीं पड़ती। इन सुरंगों को बनाना मुश्किल है क्योंकि फैरो द्वीप समूह में ज्यादातर चट्टानें बेसाल्ट की हैं। बेसाल्ट एक कठोर ज्वालामुखीय चट्टान है। सुरंग बनाने के लिए मजदूर चट्टानों में ड्रिलिंग करते हैं। वे विस्फोटक लगाते हैं, फिर धीरे धीरे टूटे हुए पत्थर को हटाया जाता है। वे इसे कई बार दोहराते हैं जब तक कि समुद्र के नीचे रास्ता पूरा न हो जाए। इतनी कम आबादी वाले इलाके के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बहुत महंगा है, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मदद करता है। काम, स्कूल, अस्पताल और दूसरे शहरों तक पहुंचना ज्यादा तेज हो गया है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक सामान और सेवाएं ले जाना भी आसान हो गया है। इसलिए सुरंगें सिर्फ टूरिस्ट आकर्षण नहीं हैं, वे फैरो द्वीप समूह में लोगों को और ज्यादा जोड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज जहां आधुनिक सुरंगें द्वीपों को जोड़ती हैं, वहीं एक जानवर है जो बहुत समय से द्वीप के जीवन का अहम हिस्सा रहा है, और वो है भेड़। यहां तक कि फैरो द्वीप समूह का नाम भी फैरो का नाम भेड़ों से जुड़ा है। इसे आमतौर पर भेड़ों के द्वीप के रूप में समझाया जाता है। इन द्वीपों में 1000 साल से भी ज्यादा समय से भेड़ें हैं। जब से नॉर्स बसने वाले यहाँ आए थे, उस समय भेड़ें बहुत जरूरी थीं, क्योंकि वे मांस और ऊन देती थीं। ऊन का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता था, जो यहाँ की ठंडी और तेज हवा वाली जलवायु में जरूरी थे। कई सदियों तक ऊन फैरो द्वीप समूह का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक था, जिसे वे बाहर के इलाकों में बेचते थे। यहाँ एक पुरानी कहावत भी है, जिसका मतलब है कि ऊन फैरो का सोना है। आज भी फैरो द्वीप समूह में लोगों से ज्यादा भेड़ें हैं। अनुमानित तौर पर यहाँ लगभग 70,000 भेड़ें हैं। फैरो की भेड़ें छोटी लेकिन मजबूत होती हैं। ये ठंडे मौसम, तेज हवा और खड़ी पहाड़ियों के लिए अभ्यस्त हैं। अक्सर ये खुले मैदानों में आजादी से चरती हैं। आप इन्हें पहाड़ों की सड़कों के किनारे और कभी-कभी गांवों के बिल्कुल पास भी देख सकते हैं। अब ऊन की उतनी अहमियत नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि अब वैश्विक बाजार में सस्ते कपड़े ज्यादा मिलते हैं। लेकिन फैरो द्वीप समूह में बुनाई की परंपरा आज भी जिंदा है। लोग अब भी ऊन से स्वेटर, टोपी और दूसरे कपड़े बनाते हैं। और बहुत से फैरो लोगों के लिए कपड़े बनाना सिर्फ पुराना तरीका नहीं है, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए फैरो द्वीप समूह में आप देख सकते हैं कि 2 अलग-अलग युग एक साथ मौजूद हैं। समुद्र के नीचे आधुनिक सुरंगें हैं जो उन्नत इंजीनियरिंग से बनाई गई हैं। वहीं पहाड़ की चोटी पर भेड़ें ऐसे हैं जैसे सदियों से कुछ भी नहीं बदला हो, और दोनों ही दिखाते हैं कि लोग कैसे ऐसे जगह पर जीना सीख गए हैं जिसे समुद्र ने बांटा है और कठोर मौसम ने आकार दिया है। आज भी फैरो द्वीप समूह में एक पुरानी परंपरा जीवित है, जिसे फैरो की चेन डांस कहा जाता है। इस नृत्य में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलते हैं और लंबी कहानियां गाते हैं। इसमें किसी भी संगीत वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लोगों की आवाज और उनकी हरकतों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गीतों को गाथा गीत कहा जाता है। इन कहानियों में से कई राजा, योद्धाओं, प्रेम और पुरानी नॉर्थ संस्कृति की घटनाओं के बारे में होती हैं। चेन डांस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने फैरो द्वीप समूह की कहानियों और भाषा को कई सदियों तक संरक्षित रखने में मदद की है। यह की मुख्य भाषा फेरोइज या फेरोइस्के है। यह एक उत्तर जर्मनिक भाषा है जो प्राचीन नॉर्स से निकली है, वही भाषा जो नॉर्स बसने वाले लोग 1000 साल से भी ज्यादा पहले यहाँ लाए थे। लंबे समय तक स्कूलों और चर्चों में मुख्य रूप से डेनिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं फेरोइज भाषा लोग घरों में, आम बातचीत में और गीतों में लगातार इस्तेमाल करते रहे। सन 1846 में वेंसेस्लॉस हैमरसहाइम ने फेरोइज भाषा को लिखने का एक मानक तरीका बनाया। इससे भाषा को लिखने और सिखाने का एक समान तरीका मिल गया। सन 1938 में स्कूलों और चर्चों में फेरोइज और डैनिश भाषाएं बराबर हो गईं और 1948 में फेरोइज भाषा मुख्य भाषा बन गई। आज भी ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फेरोइज भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
डेनिश भाषा आधिकारिक दूसरी भाषा है और इसे स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। इसलिए चेन डांस सिर्फ एक साधारण नृत्य नहीं है, ये फेरोइज लोगों के पुराने गीतों, कहानियों और भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक तरीका है। लोगों की संस्कृति से आगे बढ़ते हुए अब चलिए उत्तर की सबसे प्रसिद्ध द्वीपों में से एक कालसॉय की ओर चलते हैं। यह द्वीप लंबा और संकरा है और यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ 4 छोटे गांव हैं और आबादी बहुत कम है। एक सड़क जो लगभग 17 किलोमीटर लंबी है, सिद्रादालोर से दक्षिण में शुरू होकर ट्रोलानेस तक उत्तर में जाती है। इस रास्ते में आप 4 सुरंगों से गुजरेंगे जो पहाड़ के अंदर बनाई गई हैं। सड़क और सुरंगों के कुछ हिस्से बहुत संकरे हैं, इसलिए ड्राइवरों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। कालसॉय के सबसे उत्तरी हिस्से में कालोर लाइट हाउस स्थित है। लाइट हाउस छोटा है, लेकिन यह जगह अपने आसपास के नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ से आप ऊंचे हरे पहाड़ देख सकते हैं जो सीधे अटलांटिक महासागर में गिरते हैं। लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए पहले ट्रोलानेस गांव जाना पड़ता है और फिर पहाड़ पर चढ़कर चलना होता है। जब मौसम अच्छा होता है तो यहाँ से आप आसपास के कुछ द्वीप देख सकते हैं, लेकिन कालसॉय में मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। अचानक कोहरा भी आ सकता है, बारिश या तेज हवा भी आ सकती है। कालसॉय और भी मशहूर हो गया जब इस जगह का इस्तेमाल जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई की शूटिंग के लिए किया गया, जो 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म का एक हिस्सा कालोर के पास शूट किया गया था। फिल्मिंग के बाद स्थानीय समुदाय ने जेम्स बॉन्ड की याद में समाधि जैसा एक छोटा सा स्मारक बनाई ताकि फिल्म की याद बनी रहे। लेकिन फिल्म क्रू और पर्यटकों के आने से पहले कालसॉय के पहाड़, सुरंगें और समुद्र वहां के निवासियों के सामान्य जीवन का हिस्सा बहुत पहले से रहे हैं। और फैरो द्वीप समूह के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ साफ दिखता है कि लोग कैसे कठिन जगहों में खुद को ढालना सीख गए हैं। पहाड़ों और समुद्र ने उन्हें अलग करने के बजाय उन्होंने सड़कें और सुरंगें बना लीं। और जैसे जैसे उनके आसपास की तकनीक बदल रही है, वे अब भी अपनी भाषा, गीत और परंपराएं जो पहले की पीढ़ियों से आई हैं, उन्हें बनाए रखते हैं। फैरो द्वीप समूह में लोगों के जीवन में सिर्फ संस्कृति और सुरंगें ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनके जीवन यापन का बड़ा हिस्सा समुद्र से आता है। फैरो द्वीप समूह की जमीन छोटी है और वहां बड़े कृषि क्षेत्र नहीं हैं। वहां कोई बड़ी तेल उद्योग भी नहीं है, लेकिन इसके चारों ओर का समुद्र मछलियों से बहुत समृद्ध है। इसलिए कई सदियों से मछली पकड़ना ही बहुत से फैरोइज लोगों का मुख्य पेशा रहा है। आज भी मछली पकड़ना और मछली पालन उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैरो द्वीप समूह के निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य का 90% से अधिक हिस्सा मछली और समुद्री भोजन से आता है। इसमें कॉड, हेडॉक, हेरिंग, मैकेरल और खासकर अटलांटिक सैल्मन शामिल हैं। यहाँ पर सैल्मन पालन उद्योग बहुत बड़ा है। द्वीपों के चारों ओर ठंडे पानी में सैल्मन को पाला जाता है, फिर उसे यूरोप, एशिया और अन्य बाजारों में भेजा जाता है। नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार फिर भी सैल्मन फैरो आइलैंड्स का सबसे बड़ा एकल समुद्री खाद्य निर्यात है। इसलिए भले ही यहाँ की आबादी छोटी है, यहाँ से दूसरे देशों में बेचे जाने वाले समुद्री खाद्य की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैरो आइलैंड्स के लोग सिर्फ मछली पकड़ते हैं। यहाँ की दूसरी इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, सेवा क्षेत्र और पर्यटन, क्योंकि यहाँ इंटरनेट तेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। अब इन द्वीपों से ऑनलाइन काम करना भी आसान हो गया है और कुछ नए टनल्स की वजह से जो अलग अलग द्वीपों को जोड़ते हैं, अब किसी छोटे गांव में रहना और किसी दूसरे जगह पर काम करना भी आसान हो गया है। पहले शायद फेरी में चढ़ना पड़ता था, अब कुछ रास्तों पर बस कार की जरूरत होती है। ये उन समुदायों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है जो लंबे समय से समुद्र की वजह से अलग थलग थे। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी और आधुनिक होती जा रही है, फैरोई युवाओं के लिए एक सवाल भी उठता है, क्या वे अपने छोटे से देश में रहेंगे या डेनमार्क और यूरोप के दूसरे बड़े शहरों में चले जाएंगे। बहुत से लोग पढ़ाई या काम के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग वापस भी आते हैं। कुछ लोगों के लिए शांत जीवन, परिवार, समुदाय और प्रकृति के करीब रहना बड़े शहर की जिंदगी से ज्यादा अहम है। और इस तरह की जिंदगी हमें फैरो आइलैंड्स के सबसे दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलती है। यह सूदुरॉय द्वीप है। इसके दक्षिणी छोर पर अक्रा अक्राबर्ग लाइट हाउस स्थित है। लाइट हाउस को 1909 में बनाया गया था ताकि इस इलाके के खतरनाक पानी से गुजरने वाले जहाजों की मदद की जा सके। यह जमीन के बिल्कुल किनारे पर है और सीधे विशाल उत्तरी अटलांटिक की ओर देखता है। यहाँ हवा बहुत तेज चलती है और मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। जब आसमान साफ होता है तो समुद्र का नजारा बहुत दूर तक दिखता है, लेकिन जब कोहरा आ जाता है तो दूर दूर के पहाड़ और चट्टानें अचानक नजर से ओझल हो जाती हैं। फैरो द्वीप समूह में कभी कभी एक और अनोखा नजारा देखने को मिलता है। जब हवा सही दिशा में चलती है और हवा में नमी ज्यादा होती है तो घना कोहरा पहाड़ की ढलान से नीचे बहता हुआ दिखाई देता है। यह बिल्कुल झरने जैसा लगता है,
लेकिन इसमें गिरने वाली चीज बादल और धुंध होती है, पानी नहीं। ये तब होता है जब हवा गीली और ठंडी हवा को पहाड़ की ओर ऊपर की तरफ ढकेलती है। चोटी पार करने के बाद ये दूसरी तरफ नीचे की ओर बहने लगता है, क्योंकि कोहरा बहुत घना होता है। यह ऐसे दिखता है जैसे सफेद पानी चट्टान से गिर रहा हो। लेकिन फैरो द्वीप समूह का लंबा इतिहास सिर्फ द्वीपों के किनारे पर ही नहीं दिखता। टॉरशावन के पास एक गांव है जिसे किर्कजुबूर कहा जाता है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। मध्य युग में यह फैरो द्वीप समूह में चर्च और धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया था। यहाँ मैग्नस कैथेड्रल के खंडहर और छोटी ओलावस किर्कजान देखी जा सकती है, जो एक पुराना चर्च है और आज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत किर्कजुबूर गार्दुर है। ये एक बहुत पुराना लकड़ी का फार्म हाउस है, जिसके कुछ हिस्से 900 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसका सबसे पुराना हिस्सा रोइक्स्टोवन कहलाता है। इसे दुनिया के सबसे पुराने लकड़ी के घरों में से एक माना जाता है, जिसमें आज भी लोग रहते हैं। एक ही परिवार यहाँ 17 पीढ़ियों से रह रहा है। इसका मतलब जब यूरोप बदल रहा था, जब युद्ध हो रहे थे, नए देश बन रहे थे और नई तकनीक आ रही थी, इस फार्म हाउस में जिंदगी हमेशा चलती रही। जाहिर है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वैसे ही है जैसा 1100 के दशक में था। आज यहाँ रहने वाले लोग भी आधुनिक जीवन जीते हैं, लेकिन ये घर उनके परिवार और इतिहास का असली हिस्सा बना हुआ है, सिर्फ एक म्यूजियम डिस्प्ले नहीं। और यहीं से साफ हो जाता है कि फैरो आइलैंड्स क्यों अलग हैं। ये देश छोटा है और यूरोप के बड़े शहरों से दूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये समय से पीछे है। यहाँ समुद्र के नीचे टनल बनाई जा रही हैं। यहाँ आधुनिक मछली उद्योग है और तेज इंटरनेट भी है। यहाँ आधुनिक सरकार और व्यवसाय भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ फैरो की भाषा, चेन डांस, भेड़ पालन और वे घर भी आज तक जिंदा हैं, जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें ये चुनने की जरूरत नहीं है कि वे आधुनिक हैं या पारंपरिक। वे दोनों को साथ लेकर चलते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि फैरो द्वीप समूह आज भी इतना अनोखा है। यहाँ के लोगों ने ये सीख लिया है कि नई तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें, बिना ये भूले कि वे कौन हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ और समुद्र ने अलगाव पैदा किया है, वहां इन्होंने द्वीपों को आपस में जोड़ना आसान बना दिया है। एक ऐसी जगह जहां खेती के लिए जमीन बहुत कम है, वहां इन्होंने समुद्र को अपनी आजीविका बना लिया है। और जब बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही है, ये लोग अपनी भाषा को लगातार बनाए रखे हुए हैं। परंपराएं और समुदाय जो इन द्वीपों पर 1000 साल से भी ज्यादा समय में बने हैं। फैरो द्वीप समूह की कहानी के अंत में एक बात है जो समझना बहुत जरूरी है। ये द्वीप दूरदराज हैं, आबादी बहुत कम है, मौसम हमेशा बदलता रहता है और उत्तर अटलांटिक के बीचों बीच रहना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। असल में फैरो द्वीप समूह की आबादी लगातार बढ़ रही है। 2026 तक यहाँ 55,000 से ज्यादा लोग रहेंगे। ये पिछले दशकों की तुलना में कहीं ज्यादा है। यह दिखाता है कि भले ही बहुत से फैरो द्वीपवासी पढ़ाई या काम के लिए डेनमार्क या दूसरे देशों में जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग वापस लौटने या यहीं रहने का फैसला भी करते हैं। इसका एक बड़ा कारण उनकी जीवन शैली है। यहाँ की कम्युनिटी छोटी है, इसलिए लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, परिवार भी ज्यादा करीब होते हैं। और क्योंकि यहाँ कई जगहों की दूरी बहुत कम है, आप घर से काम, स्कूल या समुद्र तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ चीजों की कीमत यहाँ ज्यादा है क्योंकि उन्हें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। यहाँ नौकरियां भी कुछ हद तक सीमित हैं, यूरोप के बड़े शहरों के मुकाबले। और जब आपको कोई खास मेडिकल ट्रीटमेंट या शिक्षा चाहिए जो इन द्वीपों में नहीं मिलती, कुछ लोगों को डेनमार्क जाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे फैरो द्वीप समूह ज्यादा मॉडर्न होते गए, दूर दराज होने से जुड़ी कुछ समस्याएं कम हो गई हैं। यहाँ तेज इंटरनेट है, मॉडर्न अस्पताल और स्कूल हैं, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, एयरपोर्ट्स, फेरी और टनल्स भी हैं। और यहाँ की सरकार सीधे तौर पर द्वीपों की अपनी जरूरतों के लिए कई फैसले खुद लेती है। फैरो द्वीप समूह अभी भी डेनमार्क के राज्य का हिस्सा हैं, लेकिन इनके पास अपनी काफी ज्यादा ताकत है। फैरो सरकार मछली पकड़ने, टैक्स, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवाओं जैसी कई चीजों का प्रबंधन करती है। इसका मतलब है कि भले ही यहाँ की आबादी छोटी है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई फैसले खुद फैरो द्वीप समूह में ही लिए जाते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी स्थिति डेनमार्क से अलग है, इनकी अर्थव्यवस्था अलग है, भूगोल भी अलग है। और जब आपका देश अटलांटिक के बीच में छोटे छोटे द्वीपों से बना हो, तो समस्याएं भी अलग होती हैं जिन्हें हल करना पड़ता है। इसलिए भले ही वे बड़े डेनिश किंगडम का हिस्सा हैं, फिर भी फैरो द्वीपों की अपनी अलग पहचान है। उनका खुद का झंडा है, उनकी अपनी संसद है, उनकी अपनी भाषा है और उनके पास एक ऐसी संस्कृति है जिसे आधुनिक बनने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है।
यही वजह है कि फैरो द्वीपों में घर का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ घर नहीं है, इसमें जगह, परिवार, भाषा और समुदाय भी शामिल हैं। जब आप एक छोटे से गांव में बड़े होते हैं, जहां बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो आपकी उस जगह से एक अलग ही तरह का जुड़ाव होती है। आप जानते हैं कि घर के पीछे कौन सा पहाड़ है, आपको पता है कि तेज हवा कहां से आती है, आपको पता है कि खराब मौसम में कौन सी सड़क बंद हो सकती है, और आपको यह भी पता है कि मदद की जरूरत पड़ने पर किसे बुलाना है। इसे पैसों से मापना आसान नहीं है। इसलिए फैरो द्वीपों के कुछ युवा, जिन्होंने कोपेनहेगन या किसी और बड़े शहर में जीवन का अनुभव किया है, उनके पास वापस लौटने की वजह होती है। हो सकता है वहां ज्यादा नौकरियां और मनोरंजन हो, लेकिन फारो द्वीपों में परिवार, प्रकृति और समुदाय के करीब रहना ज्यादा आसान है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि उन्हें अपने पूर्वजों की तरह ही जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ आधुनिक नौकरियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, संगीतकार, डिजाइनर, सॉफ्टवेयर कर्मचारी और शोधकर्ता भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, विदेशी कंपनियों के लिए, जबकि वे अभी भी फारो द्वीपों में ही रहते हैं। इसलिए अब हमेशा आधुनिक जीवन और छोटे द्वीप समुदाय के बीच चुनाव करना जरूरी नहीं है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। फारो द्वीपों में एक शब्द है जिसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है उस आरामदायक एहसास को बयान करने के लिए जब सब कुछ शांत होता है, सुरक्षित महसूस होता है और आपके अपने करीबी लोग आपके साथ होते हैं। वो शब्द है हुग्नी। ये एक तरह की साधारण खुशी और सुकून है जिसके लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं होती। ये परिवार के साथ खाना हो सकता है, या बाहर मौसम खराब हो और आप अंदर कॉफी पी रहे हों, या बस घर में बैठना और बाहर की हवा और बारिश की आवाज सुनना। ये कोई अनोखा विचार नहीं है जो सिर्फ फैरो द्वीपों में ही मिलता है, लेकिन ये समझना आसान है कि ऐसे जगह पर यह क्यों जरूरी है जहां मौसम अक्सर लोगों को घर के अंदर रहने और एक साथ रहने के लिए मजबूर करता है। और शायद यहीं से समझ आता है कि इन द्वीपों में इतनी सारी पुरानी परंपराएं आज भी क्यों जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि वे बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नई तकनीक आने पर भी हटाने की जरूरत नहीं होती। आप समुद्र के नीचे सुरंग बना सकते हैं और फिर भी बुना हुआ ऊनी स्वेटर पहन सकते हैं। आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर भी फारोईज भाषा बोल सकते हैं। आप आधुनिक ऑफिस में काम कर सकते हैं और जब भी कोई सभा हो तब भी चेन डांस में हिस्सा ले सकते हैं। आधुनिक दुनिया के साथ चलने के लिए पुराने जीवन के तरीके को मिटाना जरूरी नहीं है, और यही बात फैरो द्वीपों में सबसे साफ तौर पर देखी जा सकती है। कई देशों में जब कोई जगह अधिक आधुनिक हो जाती है तो छोटी छोटी समुदाय धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं। फैरो द्वीपों में यह भी बदलाव हो रहा है, लेकिन वे नई इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल छोटे गांवों में रहना और भी आसान बनाने के लिए करते हैं। सुरंग सिर्फ यात्रा को तेज नहीं बनाती, यह एक परिवार के लिए छोटे द्वीप पर रहना संभव बना सकती है, जबकि परिवार का एक सदस्य बड़े शहर में काम करता है। तेज इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह उन नौकरियों को संभव बना सकता है जिनके लिए पहले आपको देश छोड़ना पड़ता था। इसलिए एक अनोखे तरीके से फैरो द्वीप समूह अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी की रक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई नहीं रुकेगा, हर कोई छोटे द्वीप पर रहना नहीं चाहता, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और जलवायु बदल रही है, नई समस्याएं सामने आएंगी। लेकिन यह साफ है कि अब दूर दराज होना पहले जैसा नहीं रहा। फैरो द्वीप समूह अब सिर्फ समुद्र से अलग थलग पड़े द्वीपों का समूह नहीं है, वे पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन हर जगह की अपनी पहचान अब भी बनी हुई है। इसलिए अगर फैरो द्वीप समूह की पूरी कहानी में कोई एक बात दिखती है तो वो ये है कि ये ना तो शांत रहने के बारे में है और ना ही दुनिया से दूर होने के बारे में। इन द्वीपों के अनोखे होने का कारण ज्यादा सरल है। यहाँ के लोगों ने ये सीख लिया है कि उनके पास जो जगह है उसमें जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। वे पहाड़ों को हटा नहीं सकते, वे हवा को रोक नहीं सकते, वे द्वीपों को यूरोप के करीब नहीं ला सकते। इसलिए उन्होंने इन सबके साथ जीने का तरीका ढूंढ लिया। और जब दुनिया के कई हिस्से लगातार और बड़ा और तेज और नया खोजने में लगे हैं, फैरो द्वीप समूह में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस छोटे से स्थान पर रहना चुनते हैं जिसे वे लंबे समय से अपना घर कहते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास और कोई जगह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके लिए यहाँ की जिंदगी ही काफी है।